द्रवों का प्रवाह चैप्टर चल रहा था और द्रवों के प्रवाह में आप श्यान बल क्या होता है, ठीक है, श्यान बल से संबंधित श्यानता गुणांक क्या है, ठीक है, ये सब सारी चीजों के बारे में आप जान चुके थे। श्यानता गुणांक की विमा क्या है, श्यानता गुणांक की विमा ml-1t-1 होती है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। तो विमा चैप्टर आप जब पढ़ लेंगे फर्स्ट पार्ट में विमा का चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो उस चैप्टर के में जो बीमाएं दी गई हैं वो आपको याद करनी है और कैसे वो बीमा आई हुई है उसको भी समझना है। उसके लिए सूत्र जो है उसमें लिखा होगा वो सूत्र आपको समझना है और क्रम से वो सभी भौतिक राशियां जो है आती जाएंगी, आप उसकी बीमाएं सीखते जाएंगे। जैसे श्यानता गुणांक है आपको बता दिया हमने, वैसे जो भी बीमाएं आएंगी उन बीमाओं को आप समझते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको आज पढ़ना है द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल और उससे संबंधित स्टोक्स का नियम, ठीक है। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल, ठीक है ना, स्टोक्स का नियम। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल स्टोक्स का नियम, ठीक है ना। देखिए वास्तव में जब कोई जो बॉडी है या कोई जो है वस्तु है, पिंड है, ठोस, जब वो गिरता है द्रव में तो क्या होता है, शुरू में तो उसका जो मतलब वेग होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका वेग कम होता चला जाता है। समझ बात को, क्यों कम होता है? क्योंकि पहली बात तो ये कि किसी ऊपर से गिरते हुए पिंड पर दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो पिंड का भार, प्रत्येक पिंड का भार अपना अलग होता है तो उस पिंड का भार नीचे काम करता है, और दूसरा क्या काम करता है, उत्प्लावन बल। क्योंकि जब वो द्रव में वस्तु डूबेगी, ठीक है, तो उस द्रव के कुछ भाग को विस्थापित करेगी, हटाएगी, तो जितना द्रव हटाएगी उस द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल ऊपर काम करेगा। क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल काम करता है। इसका मतलब जितना आयतन का द्रव वो डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, उस द्रव का जो भार होगा उतने के बराबर उत्प्लावन बल काम करेगा और उस उत्प्लावन बल के नाते पिंड के भार में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। जब पिंड के भार में कमी आ जाएगी तो भार का मतलब mg, तो m में तो कमी आएगी नहीं, कमी किस में आएगी, g में कमी आएगी, त्वरण में कमी आएगी। समझ रहे बात को, त्वरण में कमी आएगी मतलब वेग में परिवर्तन उसका धीमा हो जाएगा। और जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या है, ऊपर की तरफ तो द्रव की परतें कम है, जो नीचे जाए द्रव की ज्यादा परतें मिलेंगी उसको। तो जो श्यान बल हमारा होता है, किसी भी द्रव में गिरेगा तो श्यान बल जो काम करता है वो श्यान बल उस गति को, जो प्रभावी बल है, प्रभावी बल कौन सा हुआ, पिंड का भार नीचे की तरफ, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ, परिणामी हुआ, उस परिणामी को ये सीमांत जो हमारा श्यान बल है वो रोकने का प्रयास करता है। बात क्लियर हो रही ना। पिंड का भार नीचे की तरफ और प्रभावी जो उत्प्लावन बल है ऊपर की तरफ, दोनों का निकालेंगे परिणामी। इधर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में एक ये वस्तु है, एक बॉडी है, ये इसका भार क्या है, नीचे काम कर रहा है, भार क्या होता है mg, भार इसका होगा mg। अगर इसका आयतन, जो वस्तु गिर रही है उसका आयतन हम v माने, कैपिटल V, आयतन हो गया v, और इसका घनत्व मान लीजिए है रो। तो आयतन गुणे घनत्व को ही तो द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, तो हो जाएगा v इंटू रो, और g आपका है ही है, तो v इंटू रो इंटू जी आप कर देंगे तो क्या होगा, ये नीचे गिरते हुए पिंड का भार हो जाएगा, mg हो जाएगा। समझ गए। उत्प्लावन बल ऊपर काम करेगा,
उत्प्लावन बल कितना काम करेगा? अगर V आयतन की वस्तु है तो जब वह द्रव में डूबेगी तो V आयतन को ही तो हटाएगी। V आयतन की वस्तु है, जब वो द्रव में डूबेगी तो अपने आयतन के बराबर द्रव को ही तो हटाएगी। तो ये V आयतन के द्रव को हटाएगी, तो हटाए गए द्रव का आयतन हो गया V। हटाए गए द्रव का जो घनत्व है वो हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा द्रव का घनत्व हम सिग्मा लेते हैं और ठोस का घनत्व हम रो लेते हैं। तो V इंटू हो जाएगा सिग्मा, ये हटाए गए द्रव का द्रव्यमान हो गया। इसी में G से गुणा कर देंगे तो हटाए गए द्रव का भार हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैपिटल V इंटू रो इंटू जी, ये पिंड का भार नीचे की तरफ है, और कैपिटल V इंटू रो इंटू जी ये उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ है। अगर हम परिणामी निकालना चाहें तो परिणामी निकाल सकते हैं। इस पिंड पर कार्यरत परिणामी बल हो जाएगा, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल क्या हो जाएगा? घटा दीजिए आप, V इंटू रो इंटू जी में से V इंटू रो इंटू जी माइनस V इंटू सिग्मा इंटू जी। V इंटू रो इंटू जी माइनस V इंटू सिग्मा इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ V जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, और यहां से रो कॉमन हो जाएगा और G कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1 माइनस V और G तो ऑलरेडी कॉमन है, यहां सिग्मा मिलेगा और यहां पर रो हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। यही आपका प्रभावी बल हुआ। क्या हो गया? ये प्रभावी बल हो गया, पिंड पर कार्य करने वाला प्रभावी बल हो गया। अब जब पिंड का पहले मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान mg था तो बल आपका ये काम कर रहा। अब जब पिंड का द्रव्यमान आप मतलब भार घट गया, उसका घट क्यों गया? पिंड का प्रभावी बल काम कर रहा है, क्योंकि उत्प्लावन बल हमने घटा दिया उसमें से, तो पिंड का भार भी घटेगा। भार घटने में किसी पिंड का द्रव्यमान कभी घटता नहीं है, अपरिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है तो घटे क्या? गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। तो G की जगह हो जाएगा G डैश। क्या हो जाएगा? ये G डैश हो जाएगा। ठीक है ना? जो mg था वो क्या हो जाएगा? mg डैश हो जाएगा। तो परिणामी बल हमारा हो जाएगा mg डैश। m डैश, m क्या है? m मतलब है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है पिंड का, आयतन v, घनत्व है रो। तो v इंटू रो इंटू जी डैश हो जाएगा, बराबर v इंटू रो इंटू जी ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा अपान रो हो जाएगा। तो v इंटू रो कट जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। यही प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है। जैसे जल में, ठीक है, जल में अगर कोई शीशे की गोली गिर रही है, शीशे की गोली जो है अगर जल में गिर रही है तो शीशे गोली हो गई ठोस वाले स्थान पे, उसके लिए शीशे की गोली के लिए रो का मान जो है वो होता है 11। सीजीएस सिस्टम में सिग्मा की वैल्यू जो है वो होती है 1। जल अगर है जल, तो जल में सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 1। जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, या 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर ले लीजिए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? G डैश इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। तो G डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपान 11। सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1, रो की वैल्यू हो जाएगी 11, तो 1 माइनस 1 अपान 11 इंटू जी, या हो जाएगा 10 अपान 11 इंटू जी। ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण हमारा है वह 1 अपान 11 जी कम हो जाएगा, अर्थात इतना जो है वो बचेगा। जो पहले हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता था, अब वह 10 अपान 11 जी काम करेगा, इतना आपका बचेगा। ठीक है। अगर शीशे के स्थान पर संगमरमर की हो जाए, अगर शीशे की जगह पे क्या हो जाए? संगमरमर की गोली हो जाए,
तो जो 10/11g आया है वो 3/5g आएगा। क्या होगा? 3/5g। तो कहने का मतलब अलग अलग घनत्व के या अलग अलग द्रव्यमान की गोलियां जब गिराई जाती हैं कहाँ? द्रव में, तो उसमें अलग अलग जो है वह गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन उसके हिसाब से आता है। ठीक है। अब देखिए स्टोक्स के नियम में जरा आ जाइए। स्टोक्स के नियम में स्टोक्स ने यह बताया कि जब भी कोई वस्तु द्रव में गिरती है, समझ रहा है ना, तो द्रव में गिरने वाली जो कोई वस्तु होती है वह जब द्रव में वह गिरती है उसका वेग क्या होता है? कम होता है। द्रव में गिरेगी वेग उसका कम होगा। जब वो नीचे जाएगी उसका वेग और कम होगा। जबकि प्रभावी बल कितना काम कर रहा है? प्रभावी बल कितना काम कर रहा है? F दोनों मतलब उत्प्लावन बल और पिंड के भार के डिफरेंस के बराबर। ठीक है। तो उस प्रभावी बल के नाते जो वेग है इसका पिंड का वो एक समान होना चाहिए, लेकिन वो वेग एक समान नहीं रह पाता, क्योंकि ठीक है ना, जब द्रव में वस्तु गिरती है, कोई गोली गिरती है, तो पिंड पर प्रभावी बल तो बता दिया कितना काम कर रहा है, वह बल हो गया। और जो ये श्यान बल हमारा होता है, श्यान बल आपको पता है कि हर द्रव में श्यान बल काम करता है। वो श्यान बल जो होता है पिंड को गिरने से रोकता है, और जो जो नीचे जाती है वस्तु वैसे वैसे श्यान बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक है। और कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है? श्यान बल और पिंड पर कार्यरत प्रभावी बल। जब प्रभावी बल हम कहें तो आप जान जाइएगा कि उसके भार और उत्प्लावन बल का अंतर। तो प्रभावी बल और श्यान बल, द्रव का जो श्यान बल होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। जब पिंड पर कार्यरत प्रभावी बल और श्यान बल दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, तब उस अवस्था में वह पिंड क्या होगा? उस पिंड का वेग शून्य हो जाएगा। भाई ये दोनों पिंड भार बराबर हो जाएंगे, क्या होगा? गिरेगा नहीं, वो गिरेगा, लेकिन तब वह एक समान वेग से गिरना शुरू कर देता है। जैसे शुरू में तेज गिरेगा, फिर धीमा हो जाएगा, फिर और धीमा होगा, फिर और धीमा होगा। यहां पहुंचने के बाद क्या होता है? श्यान बल का मान और जो प्रभावी बल नीचे की तरफ बचा हुआ है वो दोनों बराबर हो गए। तब उस अवस्था में पिंड का भार शून्य हो गया। जब पिंड का भार शून्य हो गया तो पिंड क्या होगा? भार शून्य का मतलब द्रव्यमान शून्य तो होगा नहीं, द्रव्यमान m तो शून्य नहीं होता कभी, तो g शून्य होगा। तो त्वरण शून्य होने का मतलब क्या होता है? वेग में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब, तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब वेग स्थिर बना हुआ है। जितना वेग यहां पहुंचने के बाद मिलेगा वही वेग जो है अब बना है। तो एक निश्चित वेग से या एक नियत वेग से, एक समान वेग से गोली क्या है? गिरती रहती है। उस वेग को हम कहते हैं सीमांत वेग। क्या कहते हैं? सीमांत वेग। उस वेग को हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। याद आ रहा है? सीमांत वेग क्या है? जब किसी द्रव में कोई पिंड गिरता है, ठीक है, तो पहले उसका वेग अधिक रहता है, किंतु गहराई में जाने के बाद लगातार उसका वेग कम होता जाता है। एक निश्चित सीमा पर पहुंचने के पश्चात, ठीक है, पिंड का जो वेग है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात अब पिंड एक नियत वेग से ही नीचे की तरफ गिरती है। उस नियत वेग को हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। और ये कम होता है जब हमारा प्रभावी बल है ना, और जो श्यान बल होता है वो दोनों सेम हो जाते हैं, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। श्यान बल होता कितना है ये स्टोक्स ने बताया था, और स्टोक्स ने ये जो श्यान बल बताया आपका F है ना, वो उन्होंने बताया कि श्यान बल जो काम करता है द्रव की दो परतों के बीच में, वो नंबर 1 श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, ईटा पर। श्यानता गुणांक बताया गया आपको, वो ईटा पर निर्भर करता है। बूंद की मतलब जो पिंड गिर रहा है उस पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करता है, r पर। और साथ साथ सीमांत वेग क्या है अभी हमने एक्सप्लेन किया,
सीमांत वेग पर निर्भर करता है। तो जो श्यान बल हमारा है वह ईटा पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक पर, त्रिज्या पर निर्भर करता है, जो गोली गिर रही है उस गोली की त्रिज्या पर, और साथ साथ जो है सीमांत वेग पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब इन तीनों के बीच संबंध आप वीमा से निकालेंगे। जब आप वीमा पढ़ेंगे तो वीमा का जो तीसरा उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध कैसे स्थापित करते हैं हम, तो स्थापित करके आप देखेंगे तो F की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई ईटा आर भी। ठीक है। वीमा से संबंध जब निकालेंगे तो 6 पाई उसमें नहीं आएगा। वीमा की कमियां जब आप पढ़ेंगे, डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे, वीमा के दोष, उसमें एक इसका दोष ये भी है कि इससे किसी जो अचर राशि है उसका मान नहीं निकल पाता। आप विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध तो निकाल सकते हैं, उस संबंध में अगर कोई अचर राशि आ गई तो वो मान नहीं निकलेगा। ये मान कैसे निकलेगा, प्रयोगों से ज्ञात होता है। F = 6 पाई ईटा आर भी, इसका जो सूत्र निकाला गया ये भी बीमा की सहायता से ही है। इसको आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर, तो कमेंट कीजिएगा कि आप लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पाएंगे तो मैं इसको बता दूंगा। F = 6 पाई ईटा आर भी, ये श्यान बल का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है ये श्यान बल का फार्मूला होता है। देखिए श्यान बल का सूत्र ये हो गया। तो जब ये हमारा श्यान बल अर्थात 6 पाई ईटा आर भी है ना, श्यान बल स्टोक्स के सूत्र से जो ये श्यान बल हमको मिला हुआ है F = 6 पाई ईटा आर भी, जब ये प्रभावी बल के बराबर हो जाए, प्रभावी बल आपको याद आ रहा है V × रो × जी, ये पिंड का भार है, माइनस V × सिग्मा × जी, ये उत्प्लावन बल है। इन दोनों का जो अंतर है वही तो हमने कहा था कि प्रभावी बल है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उस अवस्था में पिंड जो है उसका भार शून्य हो जाता है और उसके बाद वो अस्थाई और निश्चित वेग से गिरता है। वही अस्थाई और निश्चित वेग क्या है, सीमांत वेग है v। ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर भी = v को कॉमन लीजिए। v क्या है, आयतन है, इसका आयतन है वही ठोस जो गिर रहा है, ठोस का आयतन। ठोस के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठोस के आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ब्रैकेट में सिग्मा है, रो है, माइनस सिग्मा है और इंटू जी। यहां पाई से पाई कट गया आपका। ठीक है। एक आर से एक आर काटेंगे आप तो यहां आर क्यूब है तो r² बचेगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v = देखिए यहां 4 है और यहां 3, 6 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये तो 4/18 होगा, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2/9। 4/18 होगा, 2 से काटेंगे तो 2/9 होगा। यहां क्या है, r² है, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा है इंटू जी है, अपान ये ईटा बचा है, नीचे आएगा तो ईटा। ये सीमांत वेग का फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक है। सीमांत वेग का फार्मूला है, ये सूत्र में प्रयोग में आता है। सीमांत वेग कब होता है, जब ये स्टोक्स के नियम से श्यान बल आपका प्रभावी बल के इक्वल हो जाता है। तो v = होता है 2/9 r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ठीक है ना, क्लियर। यहां पर रो जो है वस्तु का घनत्व है, सिग्मा द्रव का घनत्व है, जी आप जान ही रहे हैं, ईटा श्यानता गुणांक है, आर जो है उस वस्तु की गोलाकार वस्तु मानी गई है उसकी त्रिज्या है, v सीमांत वेग है। ठीक है। सूत्र एक बार अच्छे से आप रिकॉल कर लीजिए इसको। सीमांत वेग का अगर आपसे उपयोग पूछा जाए तो देखिए वर्षा की बूंदें होती हैं ऊपर से गिरती हैं। वर्षा की जो बूंदें हैं वो ऊपर से गिरती हैं। अगर ऊपर आसमान से चल रही हैं, ठीक है, बादल जहां बनता वहां से बूंदें चलेंगी तो वो बूंदें आते आते उनका वेग अगर लगातार बढ़ता जाएगा, जैसे कोई वस्तु आप छोड़ते हैं तो कहते हैं वेग जो जो जाएगा पृथ्वी की तरफ वेग बढ़ता जाएगा। अगर वर्षा की बूंदों का लगातार वेग बढ़ता जाए तब तो हमारे सर पर टकराएंगे तो सर हमारा फट जाएगा। समझ रहे हैं ना, उसका वेग लगातार नहीं बढ़ता, वहां भी सीमांत वेग का नियम लागू हो जाता है। वर्षा की बूंदें जब वायु से होती हुई आती हैं तो वायु की परतों में भी श्यान बल रहता है। जैसे श्यान बल द्रव में होता है वही श्यानता गैसों में भी होती है,
गैस और द्रव दोनों तरल होते हैं ना, तो तरल अगर है तो श्यानता रहेगी। अब यह है कि गैसों में श्यानता कम होती है, वायु की श्यानता कम है, लेकिन वायु में श्यानता तो होती है। तो जल की बूंदें जब वायु में पड़ती हैं तो उनका वेग शुरुआत में तो बढ़ता है, लेकिन कुछ नीचे आने के बाद क्या होता है, वह बूंदें एक निश्चित वेग से, नियत वेग से जो है वो नीचे की तरफ आती हैं। इसलिए जब हमारे सिर से टकराती हैं तो हमको चोट नहीं आती, क्योंकि उनका वेग एक निश्चित वेग रहता है, वो बढ़ा हुआ वेग नहीं रहता। ठीक है, बढ़ा हुआ वेग रहता तो वो घातक सिद्ध होती। जो बादल होते हैं, है ना, बादल क्या है, ये मतलब जो जल की बूंदें होती हैं, कंडेंस जब होती हैं एक निश्चित स्थान में आ जाती हैं तो वो बादल का रूप होते हैं। तो वो बादल क्या होता है, शुरू में तो नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि वेट ज्यादा होता है, भार ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ आएंगे। जब वो नीचे की तरफ आते हैं, आते आते वो अपने सीमांत वेग को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो क्या होता है, तब उस अवस्था में वो उनका वेग शून्य हो गया, तब वो निश्चित वेग से नीचे आने का प्रयास करते हैं। लेकिन हवा का झोंका जब चलेगा तो अभी यहाँ पर इस स्थान पे हैं, फिर यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, तो वो एक निश्चित लेवल पर अपना घूमते रहते हैं। नीचे आने का के लिए वेग उनके पास है नहीं, तो इसे हम कहते हैं बादलों का तैरना। हम कहते हैं बादल जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि बादल जो है वो स्वयं नहीं जाते, इस तरह से हवा के वेग द्वारा ले जाए जाते हैं। पहले तो वो नीचे आते हैं, लेकिन अब जितनी ऊंचाई पर अब हैं वो, उसके नीचे आना संभव नहीं है, क्योंकि अब सीमांत वेग हो गया। सीमांत वेग से वो नीचे आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस अवस्था में हवा के झोंके द्वारा जो है वो इधर उधर की तरफ जो है वो टहलते रहते हैं और आराम से नीचे आते हैं। तो बादल का आराम से नीचे जो उतरना है वही कहा जाता है बादल का फ्लोट करना या तैरना। ठीक है ना। पैराशूट में भी यही घटना होती है। आप जब पैराशूट की छतरी खोलेंगे, कोई सैनिक जो है, ठीक है, वायुसेना का जो कर्मचारी होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो पैराशूट की जो छतरी होती है वो ऊपर लिए रहता है। और जब ऐसे मौके आ जाते हैं कि डेंजरस मौके आते हैं तो छतरी को लेकर के ऊपर से कूद पड़ता है। जब ऊपर से कूदेगा छतरी अपने आप खुल जाएगी, कमर से बंधी रहती है, छतरी अपने आप खुलेगी। तो पिंड की जगह हो गया व्यक्ति, उस व्यक्ति का भार नीचे हो जाएगा और हवा का झोंका ऊपर की तरफ काम करेगा, उत्प्लावन बल छतरी के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो व्यक्ति का भार नीचे की तरफ है और जो उत्प्लावन बल है उच्छेद बल कहते हैं, वायु में उच्छेद बल कहेंगे, जल में उत्प्लावन बल का नाम देते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो नीचे की तरफ रहेगा और वह शुरू में तो तेज गिरेगा, लेकिन जब वो एक निश्चित सीमा पर आ जाएगा तो वही सीमांत वेग का नियम लागू होगा जो स्टोक्स ने बताया था। और अब वह बहुत तेज गति में नीचे नहीं आएगा, अब वह आराम से नीचे आएगा और वो आसानी से उतर जाता है, कहीं भी उसको चोट नहीं आती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। तो ये स्टोक्स के नियम का उपयोग है और जो हमने आपको बताया आज, इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा। और इसके आगे के जो टॉपिक हैं, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, ठीक है, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है।